हेलो नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए हम एमसीक्यू क्लासेस करवा रहे हैं ज्योग्राफी की, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में उपयोगी सिद्ध होंगी। ज्योग्राफी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये सहायक होंगी। और आपको क्लासें अगर अच्छी लग रही हों या आपको उपयोगी लग रही हों तो थोड़ा सपोर्ट करें और अपने मित्रों के साथ भी हमारी इस क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करते रहें। आप आपकी ये चौथी क्लास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जिसमें आज हम चट्टान टॉपिक से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, एक बार बता देता हूँ। बनावट के आधार पर ये चट्टानें हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरी है अवसादी चट्टान, और तीसरी है कायांतरित। ये तीन प्रकार की चट्टान हैं। आग्नेय चट्टानों की अगर बात करें तो सबसे पहले इनका निर्माण हुआ है। सबसे कठोर चट्टानें होती हैं और इनमें जैविक अंश नहीं पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के समय ही इनका निर्माण हुआ है और उस टाइम पे तप्त लावा के जमा होने से ही इनका निर्माण हुआ है। उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, इसलिए इसमें जीव और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन है कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो कोयला है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि कोयला अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों की अगर बात करें तो ये आग्नेय चट्टानों के क्षरण से जो अवसाद प्राप्त होता है उसके परत दर परत जमा होने से ही बनती है अवसादी चट्टान, और इन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। सेल सेल भी अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। स्लेट ये एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। सेल कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। और पोटास भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो हमसे पूछा है नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है, यानी पेट्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी की हम बात करें तो ये सेलों का विज्ञान है, यानी चट्टानों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान। बाकी का बात करें पशुओं का या जीव जंतुओं की अगर बात करें तो ये हो जाएगा जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो यह है बॉटनी। और मौसम विज्ञान की अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। सेलों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, पशुओं या जीवों का जूलॉजी कहलाता है, वनस्पतियों का अध्ययन बॉटनी और मौसम का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाले मैग्मा को अत्यधिक गहराई में जमने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। देखो, लेकोलिथ, सील, डाइक और बैथोलिथ। तो अत्यधिक गहराई की अगर बात करें, बाकी ये चारों हैं जो पृथ्वी की अंदर ही इनका जमाव होता है, उससे निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं ये। और सबसे उसमें भी अगर आप सबसे गहराई की हम बात करेंगे तो वो है बैथोलिथ। इसका आंसर तो है डी। अब बात करते हैं लेकोलिथ की। ये लेकोलिथ लेकोलिथ देखो, बैथोलिथ तो पृथ्वी की गहराई में
जमने, मैग्मा के जमने से बनती है बैथोलित आकृति। विशाल गुंबदाकार आकृति होती है ये बैथोलित। विशाल गुंबदाकार आकृति होती है। ठीक है। लेकोलित जो होती है, जो आकृति तो बैथोलित की तरह ही होती है। देखो इस तरह से होती है ये, इस प्रकार गुंबदाकार आकृति। ये पृथ्वी के आंतरिक यानी अधिक गहराई में होती है, लेकिन इससे ऊपर यानी कि कम गहराई में पाई जाती है। इसको हम कहते हैं लेकोलित। आकृति इसी प्रकार की होती है, लेकिन ये बैथोलित पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है, और लेकोलित जो पाई जाती है ये कम गहराई में पाई जाती है। ठीक है। अब है सील। सील की अगर बात करें, जैसे ये दो परत हैं, इसके बीच यदि मैग्मा इस तरह से जमा है, यानी क्षैतिज स्थिति में अगर जमा है, दो परतों के बीच मैग्मा जमा है, तो उसे कहेंगे हम सिल। और यही मैग्मा अगर ऊर्ध्वाधर स्थिति में, जैसे ये दो परत हैं, इस तरह से यदि ये मैग्मा क्षैतिज स्थिति में जमा है तो उसे तो कहेंगे सिल, और ऊर्ध्वाधर स्थिति में जमा है उसे कहेंगे हम डाइक। ठीक है। लेकोलिथ, बैथोलिथ, सिल और डाइक, इसका आंसर है आपका बैथोलिथ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की? चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी आपके जे हट्टन ने। हट्टन के बारे में हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। हट्टन ने एकरूपतावाद सिद्धांत दिया था। एकरूपतावाद सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जो प्रक्रम आज चल रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के जो अपर्दन कटाव जो भी हो रहा है, जो प्रक्रम आज कार्यरत हैं भूआकृति में, वो भूतकाल में भी कार्यरत थे, लेकिन उनकी क्रियाविधि में अंतर था। यानी उस प्रकार प्राचीन काल में उसमें गति में अंतर था। पहले अधिक गति हो सकती है, अब कम हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा था एकरूपतावाद में कि जो प्रक्रम आज कार्यरत हैं प्रकृति में, वो प्रक्रम पहले भी कार्यरत थे, लेकिन उनकी क्रियाविधि में अंतर था। इन्होंने एक बात और कही थी, इनका कथन है, वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। यानी वर्तमान का जो है हम प्राचीन काल की चट्टानों से उनका अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भूत की कुंजी है। और एक है इनका, ना आदि का पता है ना अंत की कोई आशा। ना आदि का पता है ना अंत की कोई आशा। तो ये कुछ कथन हैं इनके जो ध्यान रखने योग्य हैं। एकरूपतावाद सिद्धांत, वर्तमान भूत की कुंजी है, और ये ना आदि का पता है ना अंत की कोई आशा। ये है जे हट्टन का। बात करते हैं W.M. डेविस। W.M. डेविस ने ढाल पतन सिद्धांत दिया। ढाल पतन सिद्धांत डेविस ने दिया। गिलबर्ट की अगर बात करें तो गिलबर्ट ने छठी शक्ति का, नदी अपर्दन की छठी शक्ति का नियम दिया। यह है गिलबर्ट।
JW पावेल की अगर बात करें तो इन्होंने बेस लेवल यानी आधार तल संकल्पना दी। तो चट्टान चक्र की अगर बात करें तो किसने दिया? जे हट्टन ने। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट, देखो बेसाल्ट, और ग्रेनाइट, ये दोनों आग्नेय चट्टानें हैं। और बेसाल्ट हो गया, ये तो है ही नहीं, परतदार चट्टानों में नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। सेल की अगर बात करें तो सेल ये एक कायांतरित चट्टान है जो सिल से परिवर्तित होकर बनती है। सिलिका की अगर बात करें तो सिलिका अपसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों में पाई जाती है क्योंकि ये परतों को जोड़ने का काम करती है। परतदार चट्टानों में कई प्रकार की परतें होती हैं, उनके जमने से ही परतदार चट्टानों का निर्माण होती है। उनको जोड़ने का जो काम करती है वो होती है सिलिका। तो ये किस में पाई जाती है? परतदार चट्टानों में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो मैंने अभी 3 प्रकार की चट्टान बताई, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय हुआ। तो ये चट्टानें हैं जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो तप्त लावा के जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। जो तप्त लावा मैग्मा था उसके जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और उस समय पे पृथ्वी पर जीव संभव नहीं था, यानी कि जीवाश्म या जीव, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म नहीं पाए। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसमें मैंने भी बताया था, आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण बताए थे, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो इनमें से कौन सा है इसमें? ग्रेनाइट। आंसर हो जाएगा सी। कायांतरित चट्टानों में जो आग्नेय चट्टान होती हैं उनके क्षरण से या अपर्दन से जो उसका मलबा निकलता है उसके जमा होने से ही आग्नेय चट्टानों का अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें अवशेष पाए जाते हैं जीवाश्म, क्योंकि जीवों के और वनस्पतियों के जमने से ही इनका निर्माण होता है। तो इसका आंसर है ग्रेनाइट, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है? ठीक है, परतदार चट्टान नहीं है। परतदार चट्टान होती है जो अवसादी चट्टान होती है। ठीक है, अवसादी चट्टान को ही हम परतदार चट्टान कहते हैं, जो कि कई परतों में जमी हुई होती हैं। तो चूना पत्थर है, ये आपकी परतदार चट्टान है। सेल है, ये आपकी परतदार चट्टान है। खड़िया आपकी परतदार चट्टान है। क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, यानी कि कायांतरित चट्टान नहीं है? तो संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, इसका कि चूना पत्थर से निर्माण होता है। चूना पत्थर से कायांतरित या रूपांतरित होकर बनता है संगमरमर। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। सेल से सिस्ट का निर्माण होता है।
सेल से सिस्ट का निर्माण होता है। लेकिन ग्रेनाइट एक प्राथमिक चट्टान है और इसे हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, ग्रेनाइट को आग्नेय चट्टान। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, सेल से सिस्ट बनता है रूपांतरित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? भूमिगत जल का स्रोत है जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। तो इसमें है देखो नैसर्गिक है, नैसर्गिक या कॉनिट जल। भूमिगत जल की अगर बात करें, धरातल में जो छिद्र या परतों में जो जल पाया जाता है, भूमि की जो छिद्र हैं और परतें हैं उनमें जो जल उपस्थित है उसे कहते हैं हम भूमिगत जल। और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है जैसे हम नैसर्गिक या कॉनिट जल भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से हुआ है? ठीक है, कौन सी अवसादी चट्टानों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से हुआ है? तो इसका आंसर है पहला ही है चूना पत्थर। देखो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं कार्बनिक, और इनमें से अवसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची एक के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची दी हुई है, ये मूल चट्टान दी हुई है और ये कायांतरित चट्टान दी हुई है। यानी मूल चट्टान के कायांतरण से कौन सी चट्टान बनी है, इसमें हमको सूची का मिलान करना है। जैसे गैब्रो है तो गैब्रो से निर्माण होता है देखो सर्पेंटाइन का, ये कायांतरित चट्टान है सर्पेंटाइन जिसका निर्माण होता है गैब्रो से। अभ्रक है, अभ्रक का निर्माण होता है सिस्ट से। और सेल की अगर बात करें तो सेल से बनता है स्लेट। और चूना पत्थर की अगर बात करें तो चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। ऑप्शन मिला लीजिए। गैब्रो सर्पेंटाइन यानी कि पहले में 3 तो पहले में 3 2 में है। अगला देखो अभ्रक सिस्ट दूसरे में 4, दूसरे 2 में 4 है। सेल से स्लेट यानी सी में 1 है, सी में 1 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हमको ये देखना है कि ये मूल चट्टानों से कायांतरित होकर कौन सी चट्टान बनती है। अलग से भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि गैब्रो से किस कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, अभ्रक से, सेल से, चूना पत्थर से किस कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि जो कथन दिए हुए हैं इनको पढ़ना है, देखना है और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो हमें इसमें से ऑप्शन देखने हैं। तो पहला है फेल्सिक चट्टानों का रंग हल्का होता है, फेल्सिक चट्टानों का रंग हल्का होता है। दूसरा है एक बैथोलिथ का तल दृश्यमान होता है। तीसरा है ग्रेनाइट तथा रायोलाइट मैफिक चट्टानें हैं। तो देखो फेल्सिक चट्टानों का रंग हल्का होता है ये सही है क्योंकि इसका निर्माण क्वार्टज से होता है, इसलिए ये हल्के रंग की होती है। एक बैथोलिथ का तल दृश्यमान होता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था जो बैथोलिथ होता है वो पृथ्वी की गहराइयों में उसका निर्माण होता है। लावा के जमने से जो पृथ्वी की गहराई में निर्माण होता है उसे कहते हैं बैथोलिथ। और यहाँ पे आप बात कर रहा है तल दृश्यमान होता है, जब पृथ्वी की गहराइयों में कोई चीज़ बनी हुई है तो वो दृश्यमान कैसे हो सकती है, इसलिए इसका ये होगा गलत। अगला है ग्रेनाइट तथा रायोलाइट मैफिक चट्टानें हैं। ग्रेनाइट तथा रायोलाइट मैफिक चट्टानें नहीं हैं, ये फेल्सिक चट्टानें हैं। कौन सी हैं? फेल्सिक। ग्रेनाइट और रायोलाइट फेल्सिक चट्टानें हैं। तो इसमें से केवल एक सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आपका, ऑप्शन ए सही है।
फेल्सिक चट्टानों का रंग हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी उद्गार के समय, उसमें एक पदार्थ होता है राख। उसके संगठित होने से यानी कि उसके जुड़ने से, इकट्ठे होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो जब ज्वालामुखी राख इकट्ठी हो जाती है तो उससे बनता है टफ, उसको कहते हैं हम टफ। अब देखो सिल है, मैंने बताया है कि सिल का निर्माण किससे होता है, कैसे होता है। देखो लावा के क्षैतिज जमाव से, ये दो परतें हैं, इनके बीच यदि लावा क्षैतिज दिशा में जमा हुआ है तो इसे कहेंगे हम सिल। लावा का क्षैतिज जमाव सिल कहलाता है। बात करते हैं स्कोरिया, स्कोसिया है ये, चलो स्कोसिया होता है ज्वालामुखी उद्गार में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निकलते हैं जिनको आकार के आधार पर, उनके आकार के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। जो बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ पत्थर होते हैं उनको कहते हैं बम। जो मटर के आकार के होते हैं, बड़े जो होते हैं बड़े पत्थर, उनको कहते हैं बम। जो मटर के आकार के होते हैं उनको कहते हैं लेपली। और ये जो पत्थर होते हैं इनकी आकृति यदि त्रिभुजाकार होती है, यानी त्रिकोण या त्रिकोणाकार आकृति या त्रिभुजाकार आकृति होती है, उनको कहते हैं हम स्कोसिया। और जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, उसके जमने से चट्टान का निर्माण होता है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी चट्टान। लावा के जमने से ठीक है। तो ज्वालामुखी राख के जमने से जो बनता है उसे हम कहते हैं टफ। और यदि धरातल के अंदर दो परतों के बीच क्षैतिज रूप में लावा जमा हो जाता है उसे कहते हैं सिल। और स्कोसिया की अगर बात करें, जो कंकड़ पत्थर ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलते हैं जिनको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, हम इनको एक साथ कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कॉन्ग्लोमरेट भी अलग अलग आकार के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। यदि उनका जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम बम कहते हैं। मटर के आकार के जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको लेपिली कहते हैं। और त्रिभुजाकार आकार के जो पत्थर होते हैं उनको हम स्कोसिया कहते हैं। और एक जहाग और निकलते हैं इसके साथ, ठीक है। जहाग जो होते हैं उसको कहते हैं प्यूमिस। जहाग को प्यूमिस कहते हैं। और ज्वालामुखी के समय जो उद्गार होता है उससे निकलने वाले लावा से के जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों में अंततः खाली जगह से प्राप्त की जाती हैं। यानी कि अवसादी चट्टान किससे इनका निर्माण होता है? पहला है पृथ्वी की गतिविधियों। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी गतिविधियों से नहीं होता है, समुद्री निक्षेप से नहीं होता है, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से नहीं होता है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। अवसादी चट्टानें, जो आग्नेय चट्टानें हैं, उनका अपक्षय या अपर्दन होता है। उनसे जो अवसाद इकट्ठे होते हैं, उन अवसादों के परत दर परत जमा होने से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और ये जो इसके परतों में जो पदार्थ या चट्टानें जमा होती हैं, इनके लंबे समय बाद यानी कि ताप और दाब के कारण उसमें जो रूपांतरण होता है और जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है, सेल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कायांतरित सेल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो चट्टानें पृथ्वी की धरातल में जमी हुई हैं यानी लंबे समय से दबी हुई हैं और उनमें ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है, उनसे जो निर्माण होता है परिवर्तन के बाद, उनको कहते हैं हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो पहला सही है। स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है। तो स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है, इसका निर्माण सेल से होता है। तो दोनों सही हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कथन दोनों सही हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन, तो क्रेटन से संबंधित है ग्रेनाइट। ठीक है, देखो क्रेटन शब्द जो है सबसे पहले 1921 में कोबर महोदय ने इस्तेमाल किया था। इन्होंने एक शब्द दिया था क्रेटोजन। इसमें इसका इन्होंने क्रेटन का निर्माण किया, शब्द का निर्माण किया था या शब्द को उपयोग में लिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है, ग्रेनाइट से। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है। मैग्मा को सिलिका के आधार पर हम बांटते हैं, तो ये एक उसका प्रकार है, एक अम्लीय मैग्मा। तो अम्लीय मैग्मा में सिलिका कम होती है या मध्यम होती है या उच्च होती है या नगण्य होती ही नहीं है। तो अम्लीय मैग्मा में जब सिलिका उच्च होती है यानी मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक है, तो उसे कहेंगे हम अम्लीय मैग्मा। अगला है, मोहो की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो एक मोहो स्केल है, इससे चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। चट्टानों की कठोरता का मापन मोहो स्केल से किया जाता है। और इनमें से पूछा है कि सर्वाधिक कठोर इनमें से कौन सा है। तो इस स्केल के आधार पर सबसे कठोर किसी चट्टान की बात करें तो सर्वाधिक कठोर है आपका हीरा। सर्वाधिक कठोर, जिसका मोहो स्केल पर मान है 10। और सबसे कम कठोर की अगर बात करें तो टेल्ग है, जिसका कि मोहो स्केल पर मान है 1। तो सर्वाधिक कठोर हीरा है, तो हीरा तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये आता है कोरंडम, जिसका मोहो स्केल पर मान है 9। तो इन ऑप्शन में से यदि बात करते हैं तो कौन सा सही है, कोरंडम। मोहो की स्केल पर सबसे कठोर जो चट्टान है वो है कोरंडम। और यदि सर्वाधिक कठोर की अगर बात करें तो वो है हीरा, जिसका कठोरता का मान है 10 मोहो स्केल पर। और सबसे कम कठोर है टेल्क। ये एक पाउडर जैसा पाउडर जैसा होता है, जिसको हम सबसे कम कठोर चट्टान कहते हैं।
अगला है चट्टानों में खनिज तल या परतों में होते हैं। चट्टानों में यानी कि कौन सी चट्टान में खनिज तल या परतों में होते हैं। तो परतदार चट्टान, परतों से आप देख सकते हो परतदार चट्टान कौन सी होती है, अवसादी चट्टान होती है परतदार चट्टान। ये कायांतरित चट्टान है पहला, आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय और अवसादी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अवसादी। कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। देखो आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने बताया है कि प्राथमिक चट्टानें हैं, सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ है, सर्वाधिक कठोर चट्टानें हैं और धरातल में लावा के जमने से इनका निर्माण हुआ है। और अवसादी चट्टान है आग्नेय चट्टानों के बाद यानी इनके अपर्दन या अपक्षय के बाद जो अवसाद निकलता है उसके जमने से यानी परतों के रूप में जो जमाव हो जाता है उससे निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का। और इनमें ही, इनकी परतों में ही खनिज पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों की परतों में। और जब अवसादी और आग्नेय चट्टानों के लंबे समय तक दबे रहने के, धरातल के अंदर दबे रहने से ताप और दाब के कारण उनमें जो परिवर्तन होते हैं, ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो कहलाती हैं कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तीनों प्रकार की चट्टानें हो गई, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। नेक्स्ट, कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित हैं। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी से संबंधित हैं। तो कोयले और तेल का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है, तो ये किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानों में। देखो अवसादी कोयले और तेल का निर्माण यानी कि एक लंबे समय पहले जब पृथ्वी पे उथल पुथल हुई होगी तो विभिन्न पेड़ पौधे और जीव जंतु दब गए और इन दबने से लंबे समय ताप और दाब के कारण, दबाव के कारण उनमें परिवर्तन हुआ और इनका निर्माण हुआ। जैसे कोयला है और तेल है। अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें हैं, सबसे पहले बनी हुई हैं और इनके रूपांतरण के बाद जो चट्टान बनती हैं वो होती हैं रूपांतरित चट्टानें। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। ऊर्ध्वाधर संधियों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है सील, डाइक, लेपोलिथ और बैथोलिथ के बारे में, एक बार और देख लेते हैं। डाइक ऊर्ध्वाधर संधियों की बात कर रहा है तो देखो ऊर्ध्वाधर संधियां हैं, जैसे ये दो चट्टान हैं या दो परत हैं, इन परतों के बीच यदि लावा का जमाव हो गया है और एक इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर स्थिति बनी हुई है तो इसको कहेंगे हम, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है तो डाइक। ठीक है, और यही स्थिति यदि क्षैतिज रूप में बनती है, जैसे ये दो परत हैं और इसके बीच में इस तरह क्षैतिज रूप में लावा का जमाव हो गया है तो इसे कहेंगे हम सिल। यदि ऊर्ध्वाधर रूप में लावा का जमाव है तो होगा डाइक और क्षैतिज रूप में लावा का जमाव है तो होगा सिल। लेपोलिथ की अगर बात करें, जब धरातल में तस्तरी नुमा आकृति बनती है, लावे के जमाव से तस्तरी नुमा आकृति जो बनती है इसको कहते हैं अपन लेपोलिथ। और अगला है बैथोलिथ। बैथोलिथ पृथ्वी की गहराई में यानी कि गहराई में जब लावा का जमाव होता है गुम्बदाकार आकृति में, इस प्रकार यदि आकृति बनती है गहराई में गुम्बदाकार आकृति, उसको कहते हैं हम बैथोलिथ।
ठीक है, डायक हो गया, सील हो गया, लेपोलिथ हो गया, बेथोलिथ हो गया। यदि यही आकृति, बेथोलिथ वाली आकृति छोटे रूप में और पृथ्वी की परपटी के पास बनती है, यानी धरातल के थोड़ा नीचे, परपटी के बाद यही आकृति बनती है, तो उसे कहेंगे हम लेकोलिथ। ठीक है, और यदि इस प्रकार की आकृति लहरनुमा आकृति बन जाती है, तो इसको कहते हैं फैकोलिथ। देखो, धरातल में अधिक गहराई में जब गुम्बदाकार आकृति बनती है लावा के जमाव से, वो कहलाती है बेथोलिथ। और यही आकृति यदि धरातल के पास यानी कि भूपरपट्टी के पास बनती है, तो उसे कहते हैं लेकोलिथ। और जब लहरनुमा आकृति बनती है लावा के जमाव से, जब लहरनुमा आकृति बनती है, उसे कहते हैं फैकोलिथ। और यदि लावा के जमाव से तस्तरीनुमा आकृति बनती है, तो उसे कहते हैं लेपोलिथ। और यदि ऊर्ध्वाधर रूप में लावा के जमने से कोई आकृति बनती है, तो उसे कहते हैं डाइक। और क्षैतिज रूप में लावा के जमने से कोई आकृति बनती है धरातल के अंदर, तो उसे कहते हैं सील। तो इसका अंदर हो जाएगा, किसमें पूछा है, ऊर्ध्वाधर रूप में, तो उसका उत्तर हो जाएगा डाइक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? बालू पत्थर से कौन सा इनमें से बनता है? तो देखो, सेल से बनता है स्लेट, स्लेट बनेगा। सेल का यदि रूपांतरण होगा तो स्लेट का निर्माण होगा। क्वार्टजाइट, बालू पत्थर की अगर बात करें, बालू पत्थर का रूपांतरण होगा तो बनेगा क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का यदि रूपांतरण होगा तो बनेगा संगमरमर। हमसे पूछा क्या है, बालू पत्थर के रूपांतरण से, यानी बालू पत्थर का रूपांतरण यदि होगा तो उसे क्या बनेगा, तो बनेगा क्वार्टजाइट, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? संगमरमर, जैसा कि अभी बताया था, चूना पत्थर से बनती है संगमरमर। चूना पत्थर का यदि रूपांतरण होगा तो बनेगा संगमरमर। बेसाल्ट का यदि सेल का यदि रूपांतरण होगा तो बनेगा सिस्ट। और बेसाल्ट का यदि रूपांतरण होगा तो बनेगा नीस। और ग्रेनाइट तो अपने आप में आग्नेय चट्टान है। तो हमसे पूछा है निम्न चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, सिस्ट एक रूपांतरित चट्टान है जो कि सेल से बनी है, बेसाल्ट एक रूपांतरित चट्टान है जो नीस से बनी है, लेकिन ग्रेनाइट प्राथमिक चट्टान है या आग्नेय चट्टान है जिसका निर्माण किसी रूपांतरण से नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? यानी कि चट्टानों के निर्माण के समय किस प्रकार चट्टानों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन में दे रखे हैं कायांतरित चट्टान, लावा, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान, और हमको मिलान करना है इनसे। तो सबसे पहले देखो, लावा होगा, लावा, लावा के बाद बनेगी आग्नेय चट्टान, लावा के पीछे क्या नंबर है, 3, आग्नेय चट्टान,
आग्नेय चट्टान का क्या नंबर है? 3, लावा का 2। आग्नेय चट्टानों के क्षरण के बाद बनती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का नंबर है 4। और उसके बाद है कायांतरित चट्टान। नंबर है 1। अब ऑप्शन मिला लीजिए। सबसे पहले लावा होगा, लावा के जमने से बनेगी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के बाद उसके क्षरण से बनेगी अवसादी चट्टान, और इनके रूपांतरण के बाद बनती है कायांतरित चट्टान। तो 2, 3, 4, 1। तो आपके ऑप्शन में है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है? यानी कि सेल की परत है, उनके ढीला होने को, जिसको हम अपक्षय कहते हैं, अपक्षय, और उतरने का कारण अवखंडन क्या कहलाता है, यानी उस कारण को क्या कहते हैं? तो ये होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन यानी अपपत्रण। इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला है, चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी किस आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है? तो चट्टानों का वर्गीकरण उनकी रासायनिक संरचना और बनावट और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। तो पहला ऑप्शन है उसके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इसका चट्टानों का, तो यही सही है। बनावट और रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की बताई गई हैं, मानी गई हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सेलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? यानी कि इनमें से किसके द्वारा सेलों का निर्माण नहीं होगा या नहीं होता है? तो देखो, क्वार्टस सेल का है, फेल्सपार है, माइका है, न्यूट्रिनोस के द्वारा सेलों का निर्माण नहीं किया गया है। देखो, पृथ्वी के धरातल में सेलों को निर्माण करने के लिए 24 तत्वों या को माना गया है, 24 पदार्थों को माना गया है। उनमें से 6 पदार्थ, यानी 6 पदार्थ प्रमुख हैं, उनमें से 3 हैं ये। 24 प्रमुख 24 पदार्थ हैं जिनसे चट्टानों या सेलों का निर्माण होता है, और मुख्यतः 7 माने गए हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिनोस कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। अगला है, कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल और उच्च सपाट वाला भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। तो इनमें से देखो, शुष्क प्रदेशों में मैसा है, अर्ग भी शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। कगार जो है ये समुद्री तटों पर पाया जाता है। क्वेस्टा जो है ये भी समुद्री तटों पे ही या हिमानी द्वारा निर्मित होता है ये। तो इसकी जो बात कर रहे हैं ये है मेसा। देखो, मेसा एक स्पेनिश शब्द है। मेसा स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है मेज या टेबल। मेज या टेबल, यानी कि जो मेसा स्थलाकृति है ये चौड़ी सपाट स्थलाकृति होती है जिसका निर्माण लावा के जमने से होता है,
और जो एक मेजर टेबल के समान दिखाई देती है, जो कि शुष्क प्रदेशों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, मेसा। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है, यानी पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत, बाहरी परत पृथ्वी के ऊपरी भाग है, उसको क्या कहते हैं? तो ये होती है आपकी परपटी, यानी बात कर रहा है क्रस्ट की। तीन प्रकार की परतें मानी थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पृथ्वी के चट्टानों के बाहरी परत की बात कर रहा है तो सबसे बाहरी परत है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन परतें। सबसे ऊपरी परत है ये मध्यवर्ती परत है, और ये आंतरिक परत है। तो बाहरी परतों को क्या क्या कहा जाएगा? क्रस्ट, यानी कि परपटी, ऑप्शन बी। ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज, यानी कि ज्वालामुखी जो चट्टान बनती हैं उनमें प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी से जो जितने भी तत्व या पदार्थ निकलते हैं उनमें सर्वाधिक होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाता है उसमें सल्फर। तो सल्फर से चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से सर्वाधिक ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, और खनिज की भी बात कर रहा है तो ऑक्सीजन कोई खनिज नहीं है। बाकी उसके बाद होता है सल्फर। इसलिए ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों से जो चट्टानों का निर्माण होता है उनमें सर्वाधिक प्रमुख खनिज पाया जाता है आपका सल्फर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेलें हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक सेलें किस प्रकार की पाई जाती हैं? देखो पृथ्वी के धरातल की अगर बात करें तो पृथ्वी का जो धरातल है उसके बनावट में, यानी भूपृष्ठ कह सकते हैं, भूपृष्ठ के आवरण की अगर बात करें तो उसमें सर्वाधिक 95% योगदान है अवसादी चट्टानों का, और बाकी 5% उन दोनों का है। यानी भूपृष्ठ के आवरण में को ढके हुए जो चट्टान हैं सर्वाधिक वो हैं अवसादी चट्टानें। 95% चट्टानें ये पाई जाती हैं। और यदि पूरी पृथ्वी की अगर बनावट की बात करें तो 5% इनका, 25% इनका योगदान है अवसादी सेलों का। पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की बनावट की अगर बात करें 25% योगदान है अवसादी चट्टानों का। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तृत सेलें कौन सी हुई आपकी? अवसादी सेलें। पृथ्वी के धरातल की अगर बात करें तो भूपृष्ठ के आवरण का 95% जो है अवसादी सेलों से घिरा हुआ है या ढका हुआ है। 5% में आती हैं आपकी आग्नेय या कायांतरित सेलें। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी की बनावट की अगर हम बात करें तो 25% सेल अवसादी से बना हुआ है, बाकी 75% अवसादी आग्नेय और कायांतरित सेलों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो देखो आग्नेय सेल के बारे में बताया है कि ये प्राथमिक सेलें हैं। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है गर्म तप्त लावा के जमा होने से इनका निर्माण हुआ है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं जहाँ पे इसका गर्म जो लावा था उसके जमने से निर्माण हुआ है। और
जब इनका निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था, इसलिए कोई जीवों के अवशेष या वनस्पति के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं अवसादी सेल। आग्नेय सेलों के बाद निर्माण होता है अवसादी सेलों का। आग्नेय सेलों के अपवर्तन या अपक्षय के द्वारा जो अवसाद निकलते हैं उनके जमा होने से, परतों के रूप में जमा होने से निर्माण होता है अवसादी सेलों का, और इनमें ही पाए जाते हैं जीवाश्म। ठीक है, इनके बाद निर्माण होता है, इसलिए इनका आंसर होगा बी। तीसरी है कायांतरित सेल। आग्नेय और अवसादी सेलों के कायांतरण से, यानी कि लंबे समय तक ये पृथ्वी के धरातल में इकट्ठे होकर जमे रहते हैं और लंबे समय तक ताप और दाब इन पर पड़ने के कारण इनका कायांतरण होता है और एक नए पदार्थ या चट्टान का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, किन चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी सेलों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। तो यह आज का आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो पिछले में कुछ क्वेश्चन कम थे तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई में कम रह जाते हैं तो किसी में एक दो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो बाकी आपकी क्लास ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।